आज रेसल चैटर चैनल के इतिहास में कुछ चीज़ पहली बार होने जा रही है और वो ये है कि हम थर्सडे के दिन में रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन को, क्योंकि स्मैकडाउन जो है ऑलरेडी टेप हो चुकी है, क्योंकि वो लंदन से उन्होंने मंडे नाइट रॉ की बात कर दी थी। तो स्मैकडाउन की इंटरेस्टिंग बातें और उसके साथ साथ और भी डब्ल्यूडब्ल्यू की इंटरेस्टिंग बातें आज इसी वीडियो में होने वाली। तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दिया। और स्मैकडाउन का आज कुछ ऑर्डर नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे लगता है एक सेगमेंट यहाँ पे मिस होगा, वो आई थिंक ट्रिक विलियम्स और रिकी सेंट्स का। बट खैर मैं आपको बता दूंगा स्मैकडाउन में क्या हुआ। सबसे पहले आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन में भाई सोलो सिकोवा को अलग कर दिया है। किससे? एमएफटी से। तो इनका एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है, तो ये आते हैं टाला टोंगा टामा टोंगा, ये सब कहते हैं कि भाई देखा तुमने क्या हुआ मंडे नाइट रॉ में, जो सोलो सिकोवा वहां पे गए थे। अब सोलो को अपने वर्ल्ड में लग रहा है कि भाई मैं तो कुछ अलग ही कर रहा हूं, लेकिन टाला टोंगा टामा टोंगा तो पहले से ही परेशान थे। आज इनका स्प्लिट हो गया और बहुत ही अलग स्प्लिट मुझे लगा और मुझे अच्छा भी लगा। जैसे हर बार जो स्प्लिट होता है वो कैसे होता है कि मारा मारी हो गई, टर्न हो गया, ओ ऐसा रिएक्शन आया। अब आप कह सकते हो बड़ा ठंडा सा था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ एक वेरिएशन डब्ल्यूडब्ल्यू ने अलग कुछ मतलब अलग करने की कोशिश की है। उस वजह से आई थिंक मैंने इसको थोड़ा पसंद किया। एक रेगुलर स्प्लिट की तरह ही नहीं था। तो क्या होता है, टामा टोंगा कहते हैं भाई जो भी तू कर रहा है ये तेरी प्रॉब्लम है। और आज तो अलग ही एटीट्यूड में थे दोनों ही बंदे। वो कहते हैं रोमन रेंज, जिमी ऊसो, जे ऊसो, क्या तू, तेरा क्या ऑब्सेशन है ये पूरी ब्लड लाइन से। तो सोलो सिकोवा को ये भी बताते हैं कि भाई हमारे पास टाइटल भी नहीं रहे, तू वहां पे जाके बचा रहा था उन्हें, क्योंकि उन्होंने हेल्प कर दी थी एक तरीके से एले नाइट की। टाला टोंगा कहते हैं, अगर मैंने सही सुना, एक तो बैक स्टेज के सेगमेंट्स में भाई ऑडियो पता नहीं कैसी सी आती है। भाई तुम इतने $1 बिलियन कंपनी हो, या तो उनको बोल दो कि वो अच्छे से फूटे मुंह से बातें उनके, या फिर तुम जो माइक है वो थोड़ा पास लेके चले जाओ। तो कहते हैं वी गॉट ऑर्डर फ्रॉम अदर्स, ऐसा करके कुछ बोला टाला टोंगा ने। मी एंड टामा वी आर आउट, ये बोल दिया आज टाला टोंगा ने बिल्कुल क्लियर। सोलो सिकोवा कह रहा भाई तुम ऐसे कैसे छोड़ के मुझे जा सकते हो। तो टामा टोंगा कहते हैं वी जस्ट डिड, और उसके बाद टामा टोंगा टाला टोंगा दोनों ही सोलो सिकोवा को छोड़ के जा चुके हैं। उनके जाने के टाइम पे वहां पे लगातार ही वो चिल्लाने में थे, भाई मुझे कैसे छोड़ के जा रहे हो तुम, मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ, ऐसे वैसे उन्होंने बहुत कुछ बोला। लेकिन टामा टोंगा टाला टोंगा ने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सुनी। और सोलो सिकोवा ऑफिशियली अब अलग हो चुके हैं एमएफटी से। और मुझे लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे ये जो भी चीज़ें हो रही है, स्पेशली जब मैं ब्लड लाइन की स्टोरी की बात करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें तो बस वही है, घंटे के लिए होती हैं, या फिर भाई आज कुछ नहीं है, आज बड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है, स्मैकडाउन को कैसे बुक करें, ये सेगमेंट में आज क्या करना है, या आज तो हमारे पास इतना स्लॉट हम क्या करें। मुझे वो चीज़ ब्लड लाइन के साथ नहीं लगती, और वो चीज़ें थोड़ी समझ में आई भी आगे, जो आज सोलो सिकोवा और एले नाइट का सेगमेंट था, जिसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन एक और सेगमेंट था एलेक्सा ब्लिस और टिफनी स्ट्रैटन का। आज शार्लेट फेयर को क्योंकि पिछले स्मैकडाउन में फेर दिया था तो वो आज शो पर नहीं थी। तो एलेक्सा ब्लिस और टिफनी स्ट्रैटन सेम ग्राउंड पे आके बोलती हैं कि ठीक है हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी हमको आज लड़ना होगा साथ में। तो मीचिन और बी फैब के साथ आज उनका टैग टीम मैच था। मैच में जेड कारगिल आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो मिचिन और बी फैब वाली टीम है वो जीत जाती हैं। लेकिन आज चेल्सी ग्रीन ने क्या किया, जब टिफनी स्ट्रैटन को बजाया जा रहा था वो कैंडो स्टिक लेके आती हैं, और एक तो उन्होंने मार दिया था रिंग साइड पे पहले ही रैंप पे भागते हुए, लेकिन जब वो रिंग में एंटर करती है तो उनकी जो कैंडो स्टिक है वो गिर गई। अब बेचारी सोच रही है मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने अकेली ने एक तरीके से आप बोल सकते हो पूरी जेड कारगिल की टीम को हैंडल कर लिया। और उसके बाद टिफनी स्ट्रैटन के चेहरे पर भी स्माइल थी, मतलब पहली बार ऐसा लगा कि उन्होंने देख के अप्रिशिएट किया चेल्सी ग्रीन को कि नहीं यार इस बंदी को मैं थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ, तो बहुत कुछ कर सकती है। उसके बाद एलेक्सा ब्लिस, चेल्सी ग्रीन, टिफनी स्ट्रैटन, इनका जो एंड में जो हैंड है अपना उसको रेस करते हैं। फिर आता शो पर एक मजदूरी मैच, और सोचो इसमें चैंपियनशिप ऑन द लाइन है, फिर भी मजदूरी मैच है रे फिनिक्स वर्सेस नेथन फ्रेजर के बीच में। और इस मैच में एंड में अपना मैक्सिकन मसल बस्टर लगा के रे फिनिक्स मैच जीत चुके हैं। और ये मूव बहुत ही खतरनाक सा है। अगर आप प्रोफेशनल रेसलिंग को पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा ये मसल बस्टर मूव की कहानी क्या है। लेकिन आजकल शायद डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा रिस्की मैन्यूवर्स करने देती है सुपरस्टार्स को, ये पहले के टाइम से थोड़ी सी एक चीज़ बदली है। इसके बाद एक बैक स्टेज भी सेगमेंट था, आई थिंक ये आपको खुद देखना चाहिए, क्योंकि फनी चीज़ें जब होती है तो भाई उसको रिव्यूज़ में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो डिलीवरी, वो जो कॉमिक टाइमिंग है वो बहुत मैटर करती है जब भी कोई फनी सेगमेंट की बात होती है। तो यहाँ पे वॉर रेडर्स आ जाते हैं, और आर्ट्रूथ को लग रहा है कि वो जजमेंट डे दोबारा से फॉर्म कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल छाती चौड़ी करके जाते हैं बिल्कुल वॉर रेडर्स के सामने, कह रहे तुम भी चैंपियंस हो, हम भी चैंपियंस हैं। तो विनर टेक ऑल वाला शायद इनके बीच में कुछ मैच होने वाला है। वॉर रेडर्स, अगर आपको नहीं पता तो ट्रिपल ए प्रमोशन में एक मेन टैग टीम की तरह, ऑब्वियसली उनके पास टाइटल्स है, तो समझ जाओ कि वहाँ पर उनका रोला चल रहा है। तो वो थोड़ा भी ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा तुम स्मैकडाउन के चैंपियंस हो, हम ट्रिपल ए के चैंपियंस हैं, तो चलो फिर हम एक मैच कर सकते हैं। तो शायद इनका बहुत
जल्दी एक टैग टीम मैच होगा। इसके बाद शो पर आता है एले नाइट का सेगमेंट, और भाई मतलब मुझे ऐसा लग सकता है कि शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा कई बार प्रेस कर देता हूँ एले नाइट को, लेकिन बंदा हर एक प्रोमो में एक ऐसी चीज़ तो हमेशा छोड़ के जाता है कि आप बोलोगे यार ये जो बंदा कर रहा है ना ऐसा और कोई नहीं कर रहा अभी। तो क्या होता है, सबसे पहले एले नाइट एक कार से निकल के आते हैं, लंदन से थी स्मैकडाउन, तो भाई ऑब्वियसली रिएक्शन भी उनको अच्छा मिलता है। रिंग में आके वो बात करते हैं कि मैंने जिमी ऊसो को हरा दिया, और वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है इस बात को लेके कि सोलो सिकोवा ने क्या किया, उसने मेरी मदद कैसे कर दी। और आज क्योंकि ये स्मैकडाउन ऑलरेडी टेप हो चुकी थी, लेकिन वो बोल इस हिसाब से रहे थे कि जैसे कि ये फ्राइडे को ही एयर होगी, तो फिर वो ये बोल रहे थे कि कल होगा नाइट ऑफ चैंपियंस, कल होगा नाइट ऑफ चैंपियंस, ऑब्वियसली क्योंकि वो तो उसी हिसाब से बोलेंगे ना जिस हिसाब से वो चीज़ बाहर टेलीकास्ट होनी है। तो फिर क्या होता है, वो सोलो सिकोवा को बुलाते हैं, वो कॉल आउट करते हैं कि ठीक है भाई सोलो सिकोवा आजा, चल बातचीत करते हैं। अब सोलो सिकोवा निकल के आए, और जैसा मैंने वीडियो में बोला भी था कि सोलो सिकोवा का ये बेबी फेस आर्क भी शुरू हो सकता है। भाई सोलो सिकोवा के चैंट लग रहे हैं, ओ सोलो सिकोवा, ये सुनने में ही इतना लग रहा था भाई सोलो सिकोवा ऐसे चैंट लगा रहे हैं लोग। तो वो बस एक सेगमेंट जो हुआ, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया भाई अभी एमएफटी से अलग हो चुका है, और वैसे भी सोलो सिकोवा के कैरेक्टर को लोग पसंद करते हैं। वो उनकी जो भी लाइव इवेंट्स की हमने फुटेजेस देखी हैं, या कई बार बंदा जो अनसीरियस होता है तो लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई इस बंदे में पोटेंशियल तो है। तो अब क्या होता है, रिंग में आते हैं सोलो सिकोवा, और यहाँ पे सोलो सिकोवा ने एक चीज क्लियर बोल दी कि भाई मैं यहाँ पे कोई लड़ने वड़ने नहीं आया हूँ, मेरी अगर तूने देखा तो मेरी फैमिली मुझे छोड़ के जा चुकी है। एले नाइट कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एमएफटी एनएफटी ये सारे लोग वर्थलेस है। ये अब एनएफटी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही अलग ही बात बोल दी एले नाइट ने, लेकिन वो इतनी कैजुअली बातों को बोल देते हैं कि एनएफटी अगर आपको पता है तो क्या है, ये एक टाइम पे बहुत ऐसा था कि भाई जैसे लोगन पॉल ने अपनी एक एनएफटी बनाई थी, एनएफटी ही है ना एनएफटी, हाँ, तो उसकी फिर वैल्यू बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी, या फिर मतलब बढ़ी जाएगी, घटेगी तो नहीं, लेकिन अब एनएफटी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो उन्होंने एमएफटी और एनएफटी को रिलेट ही करवा दिया। कहते हैं कि अभी तो तू ये बोल रहा है लेकिन तू वापस ब्लड लाइन में ही चला जाएगा, उसके बाद फिर से ओटीसी वाले चैंट होते हैं। तो वही बात बोल रहे होते हैं कि एले नाइट की समझ में नहीं आ रहा तूने ऐसा क्यों किया, रॉ में तूने ऐसे मदद क्यों की मेरी। तो भाई जिस इंटेंसिटी से सोलो सिकोवा ने आज बोला है, वो बंदा ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बड़ा मासूम है, इसके आसपास कोई अब बंदा बचा नहीं है, ये बंदा हारा हुआ हो चुका है, अब इसके साथ कौन आएगा। तो आज बिल्कुल सोलो सिकोवा ने क्लियर कर दिया कि भाई मैं उस फैमिली से नफरत करता हूं, मैं ब्लड लाइन से नफरत करता हूं, मैं इस बात से भी नफरत करता हूं कि मैं एक टाइम पे उसका पार्ट था, मैं जेकब से नफरत करता हूं, जिमी से करता हूं, जे से करता हूं, ऊसोस से करता हूं। और उन्होंने ओटीसी को ओसीटी बोल दिया आज, मुझे लगता है वो इंटेंशनली नहीं था, वो शायद उन्होंने गलती से बोला। कहते हैं मैं रोमन रेंज को भी हेट करता हूं, लेकिन हमें एक चीज इस समय कॉमन है कि हम दोनों ब्लड लाइन को पसंद नहीं करते। तो देख के ऐसा लग रहा था कि क्या सोलो सिकोवा एले नाइट को अपनी तरफ कुछ करना चाह रहे हैं। एले नाइट ने बोला भाई देख तुझे करना भी चाहिए ब्लड लाइन को नफरत, और तुझे ही नहीं औरों को भी करना चाहिए, जेकब फाटो, जिमी ऊसो, जे ऊसो, लेकिन वो देख कैसे पीछे लगे हुए हैं रोमन रेंज के। फिर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि भाई मैं तेरे पर ट्रस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि तू फिर से जाके ब्लड लाइन में शामिल हो जाएगा। सोलो सिकोवा कहते हो भाई इट्स जस्ट मी नाउ, अब ये जो मामला है वो डिफरेंट हो गया है, हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, हम लोग पार्टनर बन सकते हैं ब्लड लाइन को उड़ाने के लिए। एले नाइट ने एक चीज क्लियर कर दी, इट्स जस्ट मी उस, ये तो कहीं सुनेला सुनेला मुझे लग रहा है ये जी उसो के, क्योंकि म्यूजिक में है। कहते हैं कि डू आई हेट द ब्लड लाइन, ये ऐसे करके वो बोलते हैं क्या मैं आउट नंबर्ड हूं, हाँ, क्या मुझे मदद की जरूरत है, हाँ, क्या मुझे सोलो सिकोवा की जरूरत है अपनी बैक के लिए। तो सोलो सिकोवा ने खुद ही बोल दिया ये, लेकिन एले नाइट कहते हैं ना, क्योंकि भाई वो तो ऑब्वियसली आने नहीं वाले साथ में। कहते हैं कि मैं अकेले ही जीऊंगा, अकेले ही मरूंगा, और सोलो सिकोवा मुझे तेरी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसा कह के एले नाइट वहां से चले जाते हैं। तो अभी इस सेगमेंट से हम क्या बना सकते हैं, आई थिंक वो ही चीज डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा रही है कि एले नाइट को भी बहुत टाइम से ब्लड लाइन ने प्रॉब्लम दी है, सोलो सिकोवा को भी ब्लड लाइन पसंद नहीं आ रही, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि एले नाइट और सोलो सिकोवा साथ में आ जाएं। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो इसको बेस बना के एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन आगे के लिए बनाई जा सकती है, क्योंकि वही बात है कि इससे क्या क्या फायदा होगा, एक तो एले नाइट का भी फायदा होगा, भाई बंदे को स्टोरी मिलती नहीं है, एटलीस्ट ब्लड लाइन के बहाने उसको एक मुद्दा तो मिलेगा कि वो क्यों टीवी पर आया। और भाई इस बंदे को देख के आप इसको पूरा एनालाइज करोगे शुरू से एंड तक, जब भी ये स्क्रीन पे होता है भाई वो स्पेशल बात दिखती है इस बंदे में। मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहा, एक तो होता है सिर्फ रिएक्शन लेके आना, वो तो जे उसो भी लेके आता, तो अगर रिएक्शन के बेसिस पे होता तो भैया हम तो बोलना चाहिए कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सब जे उसो को दे देनी चाहिए, लेकिन वैसा तो नहीं बोलते हम। तो मुझे तो लगता है भाई एले नाइट में डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर उनको थोड़ा सा एक अच्छी स्टोरी देके थोड़ा और टीवी टाइम देगी, रेगुलर होंगे, तो भाई बहुत कुछ किया जा सकता है एले नाइट के इस कैरेक्टर के साथ। और बाकी अभी सोलो सिकोवा वाला जो इन्होंने एंगल डाल दिया,
स्पेशली अब सोलो सिकोवा अलग हो चुके हैं, लेकिन वो ब्लड लाइन में भी नहीं आ रहे, वो ब्लड लाइन से नफरत भी करते हैं। तो ये वो एंगल नहीं है कि सोलो सिकोवा एमएफटी से अलग होकर ब्लड लाइन में चले गया। तो लेट्स सी आगे अब ये स्टोरी कैसे चलती है। ये एक ऐसी कहानी है जो कि अगर अच्छे से बनाई जाती है तो फैंस डेफिनेटली इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट लेने वाले हैं। इसके बाद शो पर पेज और जेसी का मैच था, सिंगल्स मैच ये था। रिंग साइड पर भसड़ वसड़ भी होती है, उसमें थोड़ी ब्री बेला भी थी और फेटल इन्फ्लुएंस पूरी थी वहां पे, और रोल अप करके पेज ने इस मैच में जेसी जेन को हरा दिया। इसके बाद डैनहाउजन का भी एक बैक स्टेज से सेगमेंट था और यहाँ पे मिज और किट विल्सन का एक एक बाल तो नहीं, पूरा स्ट्रैंड भी नहीं बोलेंगे, एक पूरा ग्रुप ऑफ जो उनका स्ट्रैंड है उसको उन्होंने पूरा सफेद कर दिया है। मैट कार्डोना वहां पे आते हैं, फिर पैसे मांगने के लिए हुम्बर्तो कैरियो, एंजल गार्जा भी आ रहे हैं, तो उनको लूट लिया डैनहाउजन ने। तो ये सेटअप हो रहा था क्योंकि आज शो पर एक टैग टीम मैच था। तो होता क्या, डैनहाउजन, मिज एंड किट विल्सन आते हैं और बिल्कुल बावरे ही हो चुके हैं मिज और किट विल्सन। वो बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ आए, उनकी याददाश्त भुला दी उन्होंने। मिज को ये नहीं पता वो क्या है, कौन है, बस उन्हें ऑसम बोलना आता है और किट विल्सन को टॉक्सिक बोलना आता है। तो यहाँ पे फिर आ जाते हैं ये कौन, हुम्बर्तो कैरियो, एंजल गार्जा, और इन्होंने आके जो है मारा मारी शुरू कर दी। जिसके बाद निक ऑल्डिस आते हैं, वो टैग टीम मैच बना देते हैं और यू आर कर्स्ड वाला मूवमेंट भी इस मैच से आता है। मैट कार्डोना सेव करने के लिए आते हैं, तो मैट कार्डोना और डैनहाउजन वर्सेस हुम्बर्तो कैरियो, एंजल गार्जा का मैच था। रिंग साइड पे मिज और किट विल्सन ऐसे ही बावरों की तरह घूम रहे थे और यू आर कर्स करके पटाखे फूट गए हुम्बर्तो कैरियो के ऊपर। और इस मैच में डैनहाउजन जो है वो विक्ट्री अर्न कर चुके हैं और डैनहाउजन को टीवी टाइम जब डब्ल्यूडब्ल्यू देती है तो फैंस उसमें एंगेज करते हैं। वो चीज़ आज लंदन के क्राउड ने भी करी। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट था और एक पल को ऐसा लगा कि क्या एमएफटी से अलग होने के बाद टाला टोंगा और टामा टोंगा ये फिन बैलर को ज्वाइन करने वाले हैं। तो वह आते हैं तो फिन बैलर बड़े खुश हैं कि चलो फाइनली तू अपने डिसीजंस खुद लेने लग गया टामा टोंगा, क्योंकि उनकी हिस्ट्री है। तो टामा टोंगा ने एक चीज़ क्लियर कर दी, भाई हिस्ट्री तो हमारी बहुत पुरानी थी और यारी दोस्ती तो मेरी नाकामूरा से भी थी, लेकिन तूने देखा ही होगा क्या हुआ वहां पे जाके। तो वो एक तरीके से वार्निंग ही दे रहे होते हैं कि भले ही मैं एमएफटी या इस सबसे अलग हो चुका हूँ, इसका मतलब ये नहीं फिन बैलर मैं तेरे साथ आ जाऊंगा। तो वो छोटा सा डब्ल्यूडब्ल्यू टीज कर रही है, शायद आगे जाके ये वाली स्टोरी में भी कुछ कुक कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ से वो स्मेल आनी शुरू हो चुकी है कि ये वो सेगमेंट्स हैं जो कि चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे और इसका एंड कहीं पे भी नहीं होने वाला। इसके बाद शो पर मैच आता है जेड कारगिल वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच में, क्योंकि चेल्सी ग्रीन ने हेल्प कर दी थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे बहुत कुछ होना चाहिए इस मैच में। पहले तो बहुत आसानी से जेड कारगिल इस मैच को जीत गई। मैच के बाद फिर टिफनी स्ट्रैटन, एलेक्सा ब्लिस सेव करने के लिए आती हैं, लेकिन उनको एंगल दिखाना था कि टिफनी स्ट्रैटन बजा देंगी टिफनी स्ट्रैटन को बजा देंगी जेड कारगिल, और एंड में जाके उन्होंने अपना जो फिनिशर है वो भी लगाया। इसके बाद सोलो सिकोवा का भी सेगमेंट था जहां पे रॉय स्कीज उनके पास आते हैं और बस वो एक ऐसा एंगल डाल रहे थे कि अब जेकब फार्टो तो भाई तेरी बैंड बजा देगा। सोलो सिकोवा ऐसे सोच रहे थे कि क्या पता ये मेरी मदद कर सकता है रॉय स्कीज, लेकिन अब तक उस चीज़ के हिंट नहीं मिले हैं। तो देखते हैं अभी ये इतने टाइम से रॉय स्कीज को भी जो दिखा रहे हैं वाली स्टोरी में, क्या इसका लॉजिक कुछ बनेगा या फिर नहीं। फिर जूलिया वर्सेस कियाना जेम्स का मैच था, इनकी बहुत टाइम से टीम में थे, अब स्प्लिट हो चुके हैं। तो वही है, मैं तो इसे ऐसे ही बोलूंगा, वही ऐसा था जो था वो मैच के बाद हुआ। जूलिया मैच जीत जाती है, लेकिन आज फाइनली अब जाके ब्लेक मनरो आ चुकी हैं स्मैकडाउन में। जो इतने टाइम से उनके विनियर्स चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो सालों साल चलते रहेंगे, लेकिन फाइनली आज ब्लेक मनरो आ चुकी हैं और लोगों ने उस चीज़ पे अच्छा रिएक्शन भी दिया। तो कुछ एक फ्रेश चीज़ शायद हम स्मैकडाउन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर आता शो का मेन इवेंट, और यहाँ पे तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने जो सारे सुपरस्टार्स थे वो सबके सब झोंक दिए। उन्होंने इस बात का फायदा उठाया कि रॉ के बाद ही इसको टेप कर रहे थे, उनको लगा भाई जो भी रॉ में अवेलेबल सुपरस्टार है चलो उनको स्मैकडाउन में फीचर कर देते हैं। कोडी रोड्स आते हैं सबसे पहले, नाइट ऑफ चैंपियंस करके वो कुछ बोलना ही शुरू करते हैं, लेकिन तभी निकल के आ जाते हैं सैमी ज़ेन और सबसे पहले कहते हैं मैं थैंक यू बोलूंगा अपने लंदन के क्राउड को और मैन टू मैन मैं तेरे से बात करना चाहता हूं। वो रिग्रेट करते हैं, कहते हैं मैंने गलतियां करी स्पेशल गेस्ट रेफरी वाले मैच में, एक तरीके से वो सॉरी बोल रहे होते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं भाई तेरे को वर्ल्ड टाइटल मैच मिल गया, तो यहाँ पे कोई विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश मत कर, तू बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग है। और तेरे वो केविन ओवेंस के साथ थोड़ा कंपैरिजन करते हैं उनका, कहते हैं कि वो भी है लेकिन वो सामने से मारता है, तू पीछे से मारता है। और एक डिफरेंस ये है कि केविन ओवेंस के पास एक बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आ चुकी है, लेकिन वो मुकाम तूने अब तक हासिल नहीं किया। ये बात सुनते ही सैमी ज़ेन की एकदम जल जाती, कहते हैं सबसे पहले तो केविन ओवेंस का नाम अपनी ज़बान से तू हटा। केविन ओवेंस का नाम सुन के भाई थोड़ा मेरा दिल खुश हुआ कि मतलब शायद हो सकता है बहुत जल्दी केविन ओवेंस वापस भी आ जाएं। कहते हैं तू मेरी वजह से ही आज चैंपियन है, वरना गुंथर चैंपियन बन जाता और अब मेरी ही वजह से तो नाइट ऑफ चैंपियंस में चैंपियनशिप हारने भी वाला है। इसके बाद प्ले होता है गुंथर का म्यूजिक, कहते हैं भाई क्या ड्रामा चल रहा है तुम लोगों का, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी यारी दोस्ती किसका क्या है किसका क्या नहीं है, मैं तो सिर्फ एक चीज़ के बारे में केयर करता
करता हूँ और वो है चैंपियनशिप जीतने के बारे में। और सैमी ज़ेन तूने सही कहा कि मैं अभी चैंपियन होता, लेकिन एक चीज तूने गलत भी बोली कि नाइट ऑफ चैंपियंस में अबे तू जीतेगा चैंपियनशिप। कहते हैं ना तू कभी चैंपियन था और ना तू कभी चैंपियन बन पाएगा। भाई सैमी ज़ेन की ऐसी कड़क बेइज्जती हो जाती है जब भी स्पेशली इस बात को लेके आते हैं कि ये बंदे ने अब तक टाइटल नहीं जीता, और कहते हैं कि समर स्लैम में मैं फेस करूंगा किंग ऑफ द रिंग के विनर को। एंड गेस व्हाट, अब थीम सॉन्ग प्ले होता है जे ऊसो का। और अगर दिस शो वार्निंग शॉट सुन के आपको बहुत मजा आता तो भाई आज तो आपको और ज्यादा मजा आने वाला। जे ऊसो आते हैं, रन इट बैक वो फिर से करना चाह रहे थे, गुंतर कहते हैं वो भाई हेलो रुक जा, ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। और वो फिर वही बात बोल रहे होते हैं कि कल नाइट ऑफ चैंपियंस में मैं जीतूंगा। कल इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो स्मैकडाउन के हिसाब से बोल रहे थे, और फिर कहते हैं मेरी टिकट कट जाएगी समर स्लैम की। कहते हैं कोडी ये तुझे भी वार्निंग शॉट है, दिस शो वार्निंग शॉट बाउ करके उन्होंने बोला। उसके बाद वही चीज वो सैमी ज़ेन को भी बोल रहे होते हैं, और गुंथर के साथ तो थोड़ा पर्सनली चलेगा। कहते हैं मैं वही बंदा हूं जिसने तेरे पिछवाड़े को टैप आउट करवाया था रेसलमेनिया में। और मतलब ये फैक्ट शायद लाना नहीं चाहिए उनको टेलीविजन पे, इसको जितना जल्दी फैंस की मेमोरी से भुला देना चाहिए वही बेटर रहेगा। गुंथर को आ गया गुस्सा, उन्होंने कर दी मारामारी शुरू, बीच में फिर सैमी ज़ेन पड़ते हैं, फिर कोडी रोड्स आ जाते हैं। फिर यहाँ पे पूरी ब्रॉल टाइप की सिचुएशन हो जाती है। एक टाइम पे कोडी और जे ऊसो ही होते हैं सिर्फ रिंग में, और जे ऊसो ने फिर कोडी रोड्स को सुपर किक भी मार दी, तो वो अपने अपने के लिए ही खेल रहे हैं। ओबा फेमी भी फिर निकल के आते हैं, तो एक छोटा सा यहाँ पे ओबा फेमी और कोडी रोड्स का भी मूवमेंट आता है बाद में। उससे पहले ओबा फेमी और गुंथर का भी मूवमेंट आता है। फिर सैमी ज़ेन आ जाते हैं, उन्होंने बेल्ट से मार दिया। फिर एंड में जाके कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड्स लगा दिया सैमी ज़ेन को, और वो खड़े होते हैं ओबा फेमी के सामने फेस टू फेस। और WWE ये भी टीज करना चाह रही है कि शायद कोडी रोड्स और ओबा फेमी का भी मैच हो सकता है समर स्लैम के लिए, क्योंकि अब तक WWE ने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करी है कि अगर ओबा फेमी जीता तो वो रोमन रेंस को चैलेंज करेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जो कि ऑब्वियसली वही डायरेक्शन होने वाली। लेकिन WWE वही है, ऐसे भी फैंस के दिमाग में रखना चाहेगी चीजें कि फैंस गेस करते रहें कि क्या होगा इस समर स्लैम वाले चैंपियनशिप के मैच में जब एक बार बंदा किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट जीत जाता है। तो ये लंदन का शो था, और ठीक है, मतलब मुझे नहीं लगता यहाँ पे मैं अभी कुछ इस वाले शो को रेट करने वाला हूँ। ये वही था नाइट ऑफ चैंपियंस को हाइप करने के लिए। बट स्मैकडाउन के बाद अब कुछ और इंटरेस्टिंग चीज की बात करते हैं, और वो है पॉल हेमन का CVV के साथ इंटरव्यू, जिसके बारे में आपको कल भी चीजें बताई थी। यहाँ पे एक चीज टीज करी पॉल हेमन ने, वो है कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच, जो कि हो सकता है क्राउन जूल में। अगर कोडी रोड्स और रोमन रेंस दोनों के पास वो चैंपियनशिप रहती है, अभी जिस तरीके से, मतलब जिसने ऑब्वियसली वो CVV के इंटरव्यू में नहीं देखा पॉल हेमन ने क्या बोला, वो बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बताना चाह रहे हैं पॉल हेमन कि करंटली वर्किंग प्लान ही यही है कि कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा, चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला। इनको जो तीसरा मैच है वो होना भी पेंडिंग है, तो शायद रेसलमेनिया में ना होकर WWE इसको सऊदी के क्राउन जूल में करवाएगी। लेकिन एक पॉसिबिलिटी के बारे में बात करी बस पॉल हेमन ने। लेकिन हाँ, ऐसा करके उन्होंने टीज जरूर कर दिया कि WWE के दिमाग में जरूर है कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच सही में बहुत ज्यादा बड़ा है। वो पॉल हेमन की बातों से क्लियर भी हो गया। जैसे अब तक हमें लग रहा था ना कि अच्छा तीसरे मैच को लेकर WWE कितना सीरियस है, भाई WWE बहुत सीरियस है। और पॉल हेमन सिर्फ वो एक रास्ता भी बता रहे थे कि अच्छा ऐसे करके भी ये चीज करी जा सकती है, क्या पता रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया में भी करा जा सकता है। तो जब भी ये मैच होगा, इतना तो क्लियर है भाई, ये एक बहुत बड़ा मैच होने वाला। आपको पता ही है कोडी रोड्स और रोमन रेंस की जब राइवलरी होती है तो फैन बेस जो है दोनों ही पार्टीज के वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, और उस टाइम पे सबके ओपिनियन निकल के आते हैं बहुत तगड़े वाले। तो देखते हैं इस मैच को WWE कब एग्जीक्यूट करती है। और इसके साथ साथ एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज भी हो गई। तो अभी कोडी रोड्स एरियल हेलवानी के साथ पॉडकास्ट में आए थे, और वहां पे उन्होंने बोला कि ट्रिपल एच बेस्ट बुकर है। वो जिस तरीके से, मतलब उन्होंने ऐसा ग्लेज कर दिया ट्रिपल एच को कि मैं आपको बता नहीं सकता इस लेवल का। तो लोग ये बोल रहे थे अबे तू तो बोलेगा ही, क्योंकि जब से तू आया है ट्रिपल एच ने जब चीजें संभाली तो भाई तेरे तो मजे ही मजे आ गए, तेरे साथ तो बढ़िया हो गया। और भाई इसमें बीच में कूद गए ब्रॉन स्ट्रोमैन। उन्होंने रिप्लाई किया और वो बोलते हैं कि रेटिंग्स सेज अदरवाइज, LOL करके, कि भाई ठीक है तेरे को लगता है कि वो बेस्ट बुकर है, लेकिन ऐसी चीजें फिर रेटिंग्स में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही। और इसके बाद तो भाई कुछ लोग ब्रॉन स्ट्रोमैन के सपोर्ट में आ गए, कुछ लोग अगेंस्ट में आ गए। कोई कहते भाई इतना बड़बड़ाने की क्या जरूरत है, कुछ कह रहे हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन में ही जिगरा है जो सही में WWE के ऐसे हायर अप्स के अगेंस्ट बोल सकता है। फिर एक ने ब्रॉन स्ट्रोमैन से भी पूछा कि अच्छा रेटिंग्स, भाई अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन कहता है मेरे शोज की रेटिंग तो नीचे नहीं जा रही है, तो WWE की क्यों जा रही है। तो वो उस चीज ने उनको थोड़ा सा और सैवेज बना दिया, क्योंकि WWE से बाहर जो ब्रॉन स्ट्रोमैन का काम है वो आप बोल सकते हो सिर चढ़ के बोल रहा है, और इसी वजह से शायद उनको कॉन्फिडेंस भी आ रहा है ऐसी सारी बातें बोलने का। तो जो फैंस है वो डिवाइड हो गए, कुछ लोग ब्रॉन स्ट्रोमैन की साइड में और कुछ लोग ब्रॉन स्ट्रोमैन के अगेंस्ट यानी ट्रिपल एच के साथ में। बाकी नेचुरल डीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आरपंत वाला कोड आप यूज करते हो तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।